जुल्फी नॉलेज लैंड में खुशामदीद। तारिक बिन ज़ियाद, यहूदा जॉर्ज शिकंजा कलीसा में। दूसरे रोज़ सवेरे सवेरे जॉर्ज तैयार होकर कलीसा पहुंचा ताकि अस्कफ़ आज़म के हजूर अपने दिल की तड़प पेश करे और उनसे मार्टिन को छीन लाए। इत्तफाक की बात कि इंतज़ार की ज़हमत भी गवारा न करनी पड़ी। अस्कफ़ आज़म दरवाज़े पर टहल रहा था। चेहरा अब तक शिकन आलूद था और आंखें सुर्ख नज़र आ रही थीं। शायद रात भर जागता रहा था और इत्मीनान व सुकून की दौलत कोई लूट चुका था। अस्कफ़ आज़म ने जब जॉर्ज को देखा तो बोला, आओ जॉर्ज, कहो खैरियत तो है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जॉर्ज ने अदब व अकीदत से गर्दन झुकाई और आहिस्ता से कहा, फादर आपकी दुआ है। अस्कफ़ आज़म ने पूछा, बताओ तुम्हारे शैतान से ग़ुलाम यहूदा का क्या हाल है? जॉर्ज ने अर्ज़ किया, बेटी के फिराक में जान दे रहा है। मुझसे तो इसकी हालत नहीं देखी जाती। अस्कफ़ आज़म को गुस्सा आ गया। इसने कहा, क्या कहा? तुझे इस पर रहम आता है? अस्कफ़ आज़म के मुंह से झाग उड़ने लगी और इसने कहा, तुम कुत्ते पर रहम कर सकते हो, सूर को पनाह दे सकते हो, सांप और बिच्छू के साथ भलाई कर सकते हो, शेर और भेड़िए के साथ इंसानियत का बर्ताव कर सकते हो, लेकिन अस्कफ़ आज़म लेकिन कहकर खामोश हो गया। फिर जलाल के आलम ने कहा, लेकिन याद रखो, किसी यहूदी के साथ नहीं। जॉर्ज गर्दन झुकाए खामोश खड़ा रहा। अस्कफ़ आज़म भी खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, अगर तुम इतने रहमदिल थे तो इसे अपने साथ क्यों ले गए? फिर तो उसे यहीं छोड़ना चाहिए था। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ उसे सब कुछ मिलता मगर रहम न मिलता। जॉर्ज ने बात का रुख बदलते हुए कहा, इस वक्त मैं एक दूसरे मकसद के लिए हाजिर हुआ था। अस्कफ़ आज़म ने कहा, वो क्या? कहो। वो बोला, मैं चाहता था कि मार्टिन और ऑक्सीन को भी आप मेरे हवाले कर दें। अस्कफ़ आज़म चौकन्ना हो गया और इसने कहा, वो क्यों? तुमसे एक मर्द तो संभाला नहीं जाता। एक खूबसूरत लड़की और एक औरत को क्या रख सकोगे? एक दफ़ा फिर हंसकर अस्कफ़ आज़म ने कहा, मेरा ख्याल है बिल्कुल मशहूर हो जाओगे फिर तो। अस्कफ़ आज़म के पे ब पे कहकों से जॉर्ज की हिम्मत बंधी। उसने ज़रा अपने आप को संभालते हुए कहा, ये बात तो नहीं है फादर, लेकिन। अस्कफ़ आज़म ने कहा, लेकिन क्या? वो भी कह डालो। जॉर्ज ने सोचा, दबे दबे अल्फाज से काम नहीं चलेगा। यही वक्त है, जो कुछ कहना है कह डालो। चुनाचे उसने अपने आप में हिम्मत पैदा करके कहा, बात यह है कि मैं मार्टिन से मोहब्बत करता हूँ, जान देता हूँ इस पर। अस्कफ़ आज़म बदस्तूर टहल रहा था। उसने एक मरतबा ज़रा रुक कर और जॉर्ज की तरफ देख कर कहा, हूँ, और फिर टहलने लगा। जॉर्ज ने कहा, फादर, मेरी ये मोहब्बत पुरानी है। सच पूछिए तो मैंने यहूदा के यहाँ नौकरी इसीलिए की थी कि मार्टिन को देख चुका था। अस्कफ़ आज़म अब भी टहले जा रहा था। एक मरतबा फिर उसने ज़रा रुकते रुकते हूँ कहा और फिर तेज़ी के साथ टहलने लगा। जॉर्ज के लिए ये हूँ एक अजीब और नाकाबिल फ़हम मुअम्मा बनकर रह गया था। फिर भी उसने कहा, मार्टिन मेरी ज़िंदगी है फादर। अस्कफ़ आज़म ने टहलना बंद कर दिया। गौर से एक मरतबा जॉर्ज के इश्क़-ज़दा चेहरे को देखकर कहा, मार्टिन तुम्हारी ज़िंदगी है? जॉर्ज ने जल्दी से कहा, जी हाँ। अस्कफ़ आज़म ने कहा, खूब, बहुत खूब। जॉर्ज ने कहा, मैंने यहूदा को राज़ी कर लिया है। अस्कफ़ आज़म ने कहा, और मार्टिन को? जॉर्ज ने खुद एतमादी के साथ कहा, इसे भी कर लूँगा। अस्कफ़ आज़म ने पूछा, तुम इससे शादी करना चाहते हो? ज़रा शर्मा कर जॉर्ज ने सर झुका लिया। इसने अस्कफ़ आज़म का उठा हुआ बल्कि अकड़ा हुआ सर नहीं देखा, जिसकी आंखों से इस वक्त अंगारे बरस रहे थे, जिसका चेहरा इस वक्त जलाल की तस्वीर बना हुआ था और जो इस वक्त गुस्से से बेकाबू हुआ जा रहा था। अस्कफ़ आज़म ने कड़क कर कहा, जॉर्ज। जॉर्ज ने निगाह उठाई तो समा बदला हुआ था। मुक़द्दस पाप खौफनाक देवता बन चुका था। अस्कफ़ आज़म ने कहा, जॉर्ज, तुमने बहुत बुरे जुर्म का इर्तिकाब किया है। जॉर्ज कांपने लगा। अस्कफ़ आज़म ने कहा, मार्टिन और ऑक्सीन कलीसा की अमानत है, तुम नहीं जानते। वो लरसती हुई आवाज़ से बोला, जानता हूँ फादर। अस्कफ़ आज़म गुस्से से बेकाबू हो चुका था। इसने गुस्से के आलम में कहा,
फिर तुमने ये जुर्रत कैसे की? तुम्हारी गुस्ताख निगाही इतनी बढ़ गई है कि तुम कलीसा की अमानत पर नज़र डालते हो। तुम मार्टिन से शादी करना चाहते हो जो इस खानकाह में दुनिया से बेताल्लुक़ होकर ज़िंदगी बसर कर रही है। बोलो, बताओ। जॉर्ज इस इनकशाफ पर हैरत ज़दा हो गया। उसने कहा, लेकिन मार्टिन तो यहूदी है। अस्कफ़ आज़म ने कहा, उसे ईसाई बनना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से जॉर्ज ने हिम्मत पैदा करके कहा, ईसाई बनने के बाद भी वो दुनियावी ज़िंदगी बसर कर सकती है। अस्कफ़ आज़म ने झुंझला कर कहा, क्यों, किस तरह? मियाँ साहबज़ादे, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। ये नहीं जानते मैं गर्ग बारा दीदा हूँ। तुम्हारी इश्कबाजी कलीसा को अनमोल रतन से महरूम नहीं कर सकती। मार्टिन यहीं रहेगी और रॉक्सीन भी। अगर तुम यहूदा पर कनात नहीं कर सकते तो साफ कह दो ताकि मैं दूसरा बंदोबस्त करूं। जॉर्ज ने कहा, यहूदा पर कनात का सवाल नहीं है। आपने ग़ुलाम की हैसियत से इसे मेरे हवाले किया है और इसी तरह वो मेरे पास रहेगा। लेकिन अस्कफ़ आज़म ने कता कलाम करते हुए कहा, हाँ कह डालो, लेकिन के आगे क्या कहना चाहते हो? जॉर्ज ने जवाब दिया, लेकिन मार्टिन का मामला दूसरा है। इससे मैं मोहब्बत करता हूँ। इसके बग़ैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। इसे मैं रफ़ीक़े हयात बना कर रखना चाहता हूँ। अस्कफ़ आज़म बहुत खुशी से जॉर्ज की बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा, कुछ और कहना चाहते हो? जॉर्ज ने जवाब दिया, जो कुछ कहना था कह चुका। अस्कफ़ आज़म ने कहा, अब मैं कहूँ कुछ? जॉर्ज ने चढ़ी हुई तेवरियों के साथ कहा, फरमाइए। अस्कफ़ आज़म ने फैसला कुन अंदाज में कहा, तुम जो कुछ चाहते हो वो नहीं हो सकता। जॉर्ज ने हैरानगी से कहा, यानी मार्टिन मुझे नहीं मिल सकती? अस्कफ़ आज़म ज़ोर से बोला, कतन नहीं। कुछ देर खामोशी रही। फिर जॉर्ज ने कहा, फादर ये जुल्म है। अस्कफ़ आज़म ने एक दरिंदे की तरह चीख कर कहा, तुम मुझे जालिम कहते हो? जॉर्ज ने जुर्रत के साथ कहा, ज़रूर कहता हूँ, और मैं आपको बता दूँ, मार्टिन मेरी बनकर रहेगी। अस्कफ़ आज़म ने कहा, क्यों कर? क्या तुम छीन लोगे उसे मुझसे? जॉर्ज ने कहा, हाँ छीन लूँगा। मैं वज़ीर आज़म के पास जाऊँगा और उनसे फ़रियाद करूँगा। मैं बादशाह के दरबार में पहुँचूँगा। अस्कफ़ आज़म ने कहका लगाया और कहने लगा, पागल हुआ है छोकरे। तेरा वज़ीर आज़म मेरे सामने इतना ही बेबस है जितना तू खुद। और हाँ, तेरा बादशाह सलामत, सो वो भी मेरा एक मोरा है। वो मुझसे सरताबी नहीं कर सकता। ये मेरा काम है कि हुक्म दरबारी के फरमान को मनसूख करता हूँ, लेकिन ये मेरा काम है कि हुक्म दरबारी के फरमान को मनसूख करूँ। लेकिन तुम्हारे बादशाह सलामत में ये हिम्मत नहीं कि कलीसा के हुक्म पर चूँ चरा कर सके, समझे? अब जॉर्ज को याद आया कि वो किससे बात कर रहा है, किसके सामने खड़ा है, किससे मुखातिब है। इसने सोचा, वाकई कलीसा के सामने बादशाह और वज़ीर किसी को मजाल नहीं। कलीसा का इक़्तिदार सब पर बाला है। बादशाह के फ़ैसले की अपील हो सकती है, लेकिन कलीसा के नाजायज़ से नाजायज़ फ़ैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। बादशाह इसी वक्त तक बादशाह है जब तक उसे कलीसा का एतमाद हासिल है और वो कलीसा के अहकाम की तामील कर रहा है। इस रास्ते से वो हटा और तख्ते हुकूमत इसके कदमों के नीचे से फिसला। जॉर्ज सोचने लगा, फिर अब क्या मार्टिन हाथ से गई? क्या इश्क की चिंगारी कतरे इश्क से बुझ जाएगी? क्या मार्टिन से मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा? वो यही सोच रहा था कि अस्कफ़ आज़म ने ताली बजाई और कई ग़ुलाम जो ज़्यादातर यहूदी थे हाजिर हुए और मुअद्दिब होकर सामने खड़े हो गए। अस्कफ़ आज़म ने उनसे कहा, इसे गिरफ़्तार कर लो। दो ग़ुलामों ने भड़कर मशकें कस लीं। जॉर्ज ज़ोर से चीखा, फादर रहम। अस्कफ़ आज़म ने कहा, इत्मीनान रखो, तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जिसके तुम मुस्तहक़ हो। यहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाती। फिर अस्कफ़ आज़म ने ग़ुलामों से कहा, इसे ले चलो, मैं आता हूँ। जाते जाते जॉर्ज ने फिर आहज़ारी की, फादर, लेकिन अब उसकी आवाज़ अस्कफ़ आज़म के कानों से दूर हो चुकी थी। दो यहूदी ग़ुलाम सामने खड़े थे। इनसे अस्कफ़ आज़म ने कहा, तुम जॉर्ज का घर जानते हो? इन्होंने इकरार में गर्दन हिलाई। अस्कफ़ आज़म ने कहा, तो जाओ, वहाँ यहूदा मौजूद होगा, उसे पकड़ लाओ, रास्ते भर मारते हुए लाओ और इस तरह कशा कशा लाओ कि लोग उसे देखें और उसके मुंह पर थूकें।
غلام خاموشی کے ساتھ تعمیل حکم کے لیے باہر نکل گئے۔ غلاموں کے جانے کے بعد لیزنا ادھر سے گزری۔ اسے دیکھ کر اسقف اعظم کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے آواز دی، لیزنا! وہ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسقف اعظم پیار سے گویا ہوا، کہاں جا رہی تھی؟ لیزنا مؤدبانہ انداز میں کہا، باغ میں۔ اسقف اعظم نے کہا، پھول چننے؟ لیزنا نے کہا، وہاں جا کر کیا کروں گی؟ یہ فیصلہ میں نے ابھی نہیں کیا۔ ممکن ہے پھول چنوں، ممکن ہے کانٹے۔ لیزنا کے ان روکھے الفاظ سے بھی اسقف اعظم خفا نہ ہوا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ اس آسمانی مخلوق کو اٹھا کر دل میں رکھ لے۔ اسقف اعظم سلسلہ کلام دراز کرنا چاہتا تھا کہ لیزنا باغ کی طرف چلی گئی۔ جب تک وہ چلی نہیں گئی، اسقف اعظم اس کے نقش قدس کو ایک عاشق صادق کی طرح دیکھتا رہا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ایک عاشق صادق کی طرح ٹھنڈی آہ بھر کر خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد۔ صحرا میں تحد نگاہ پھیلے ہوئے ریت کے ٹیلوں کے درمیان چند مسلح گھوڑ سوار افراد تیزی سے گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ دھوپ اور گرمی کی حرارت سے ان کے چہرے سرخ اور پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ گھوڑوں کی رفتار سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ چند گھوڑ سوار ایک لمبی مسافت طے کر کے اس سمت کھجوروں کے جھنڈ اور چھوٹے سے چشمے کو دیکھ کر سستانے کے غرض سے چلے آ رہے ہیں۔ آخر درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر اس مسلح گھوڑ سوار جماعت کے سردار نے گھوڑا روک لیا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنے چہرے کے پسینے کو صاف کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر ایک آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صہیب، ملک کیدان تو بہت دور ہے۔ گھوڑے بھی چلتے چلتے تھک گئے ہیں اور ہمارے بازو بھی تلواریں چلا چلا کر شل ہو چکے ہیں۔ کم بخت کتنی زیادہ سخت ہیں ان بربران باغیوں کی گردنیں کہ ان کو کاٹتے کاٹتے میری تلوار کی دھار میں دندانے پڑ گئے ہیں۔ صہیب نے گھوڑے کو قریب لاتے ہوئے قدر مؤدب انداز میں جواب دیا، سردار، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کم بختوں کی گردنوں میں ہڈی کے بجائے لوہے کا سریا ہے، جس کی وجہ سے تلواروں میں دندانے پڑ گئے ہیں۔ سردار نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، بہرحال ہم نے افریقہ کی نیم وحشی قوم کو کسی قدر اپنے ماتحت کر لیا ہے۔ اب ہمارے زیر اثر ہیں، اور اللہ جل شانہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ان کے علاقوں میں اسلامی حکومت کی بنیاد بھی مضبوط ہوگی۔ ہاں، صرف چند علاقے اور چند قبائل باقی ہیں جنہیں زیر اثر کرنے کے بعد انشاءاللہ پورے افریقہ میں اسلامی پرچم لہرائیں گے۔ پورا افریقہ اسلام کا قلعہ نظر آئے گا اور ہر طرف اسلام کی روشنی ہوگی۔ لوگ اللہ جل جلالہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتے نظر آئیں گے۔ غرض کیا، ہر طرف اسلام اور مسلمان ہی بستے ہوں گے۔ کفر، شرک، بد مذہب اور ستارہ پرستوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہاں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پوجے گا انشاءاللہ۔ ایپیسوڈ 41 اختتام پذیر ہوئی۔